ये नज़ारा है सुभाष चौक का और सुभाष चौक से यहाँ पर दिखाई देता है बहुत ही अच्छी दृश्य हिमालय का जो कि 400 किलोमीटर लंबा दृश्य है। और हम इस समय मुखातिब हैं श्री प्रमोद पांडे जी से, जो कि एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तथा इसके अलावा उन्होंने 2011 में रानीखेत जिला बनाओ संघर्ष समिति का नेतृत्व किया था। वह इसके अध्यक्ष थे। उनके लीडरशिप में वो आंदोलन बहुत लंबा चला और अंतोगत्वा जिला हमें मिल भी गया था। जिले की घोषणा भी कर दी गई थी भाजपा की द्वारा, लेकिन घोषणा मूर्त रूप नहीं ले पाई। उससे रानीखेत के जनमानस की पीड़ा बढ़ी और अब हम पूछते हैं श्री पांडे जी से ज़िले के बारे में, ज़िला कैसे बनेगा और किस तरह से क्या होगा, रानीखेत का उद्धार कैसे होगा, इस विषय में हम पांडे जी के विचार जानना चाहते हैं। रानीखेत जो सब डिवीज़न है, ये हिंदुस्तान के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सबसे पुरानी तहसील है, यहाँ की मानी जाती है। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ शुरू में यहाँ पर आए थे तो 3 जातियों को लेकर आए थे, जिसमें से शाह कम्युनिटी, हटी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी। धीरे धीरे लोग वहाँ बाहर से आके यहाँ बसने लगे। एक भव्य रूप इस शहर को दिया गया। इसी के साथ साथ इसके साथ जो अन्य पट्टियाँ थी, अन्य ब्लॉक थे, वो काफ़ी घनी आबादी वाले थे और काफ़ी खुशहाल थे। पैदावार के मामले में भी काफ़ी अच्छी परगना की जो है छवि मानी जाती थी। आज वही परगना रानीखेत के अंतर्गत 6 तहसीलें स्थापित हो गई हैं, जिसमें से एक दोराहट है, एक चौकुटिया है, भिकियासैन है, स्यालदे है और सल्ट है। इतनी बड़ी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का अन्य कोई तहसील नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसका गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने 1955 में सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई थी कि रानीखेत को पृथक जिला बनाया जाए। लेकिन ये बात बीच बीच में उठती रही, दबती रही। धीरे धीरे कई आंदोलन हुए, कई लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। उन भागीदारी निभाने वालों में जनप्रतिनिधि बने। लेकिन जब जनप्रतिनिधि बने तो वहाँ जाके इन लोगों ने, चाहे वो संसद में गए, संसद बन के गए, चाहे वो विधायक बन के गए, इन लोगों ने कतई इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पिछले 2011 में हम लोगों ने रानीखेत के अंतर्गत जितने भी विभिन्न संगठन हैं, सभी संगठनों की मदद से 8 महीने तक रानीखेत को जिला बनाने का एक संबंध में एक आंदोलन किया था। अंततोगत्वा बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री श्री निशंक जी थे, उन्होंने हमारी बात स्वीकार की। हमारे साथ ही साथ उत्तराखंड में 3 अन्य जिलों की भी घोषणा की थी। 15 अगस्त 2011 को उनकी घोषणा हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। जैसे ही खंडूरी जी 85 मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी वित्तीय समस्या का हवाला देते हुए जिले का जो सृजन कार्य था उसको रोक दिया। उसके बाद बहुगुणा जी आए, उन्होंने एक आयोग बैठाने की बात कही, लेकिन वो भी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद माननीय हरीश रावत जी, जो रानीखेत के ही रहने वाले थे, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन रानीखेत से प्रारंभ किया, जिनका अपनी ये कार्य क्षेत्र भी यहाँ रहा, रानीखेत में रहा। जब वो फीजिबिलिटी में ठेकेदारी वगैरह करते थे, हम समझते थे कि रानीखेत के बारे में जितनी जानकारी हमें है उतनी ही रावत जी को भी है, और वह उनको है भी। लेकिन उनके यहाँ आगमन पर बड़ी हमको निराशा हुई। कुछ लोगों ने, कांग्रेस वालों ने कहा था कि भी अगर जिला बनाना है तो राजधानी की गर्मी की राजधानी रानीखेत बनाई जाए और जाड़ों की राजधानी भिकियासैन बनाई जाए। मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करते हुए इसका खंडन किया। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधी से अगर बनाना है तो रानीखेत को जिला बनाइए, अन्यथा इस प्रकार से गर्मी में यहाँ और जाड़ों में वहाँ, इस प्रकार की ये भाषा हमारी समझ के बाहर है। मैं समझता हूँ कि पूर्वजों से लेकर हमारे तक जो आंदोलन आज तक हुए हैं और उन आंदोलनों द्वारा जितनी भागीदारी हमने निभाई, जो भी हमने त्याग किया आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो त्याग का फल हमें कभी न कभी मिलेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ रावत जी भी इस बात का मनन करेंगे। अभी हमारी देहरादून जाके उनसे बात नहीं हुई है, खड़े खड़े अपने एक विजिट में आए थे यहाँ, कुछ विजिट में बात हुई, मतलब अच्छी तरह से खुलासा हम भी नहीं कर पाए।
क्योंकि हरीश रावत जी का 1980 में जब प्रथम बार वो सांसद बने थे, तब से वो रानीखेत के बारे में अच्छी तरह से जानकारी संभवतः उनको भी नहीं है। लेकिन मैं निकट भविष्य में उनसे मुलाकात करूँगा, एक वो ले जाऊँगा अपने साथ, डेलीगेशन ले जाऊँगा, डेलीगेशन के साथ उनको अच्छी तरह से उनको बताऊँगा कि रानीखेत अगर उत्तराखंड में एक जिला रानीखेत भी बनाया जाए तब भी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि रानीखेत को बनाए जाने के संबंध में विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने जो अपनी राय रखी, वित्तीय समस्या सामने रखी, वो वित्त की समस्या इसको जिला बनाए जाने के लिए बिल्कुल भी आड़े हाथ नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर को एक जिले मुख्यालय में जितने भी कार्यालय होते हैं वो सब कार्यालय यहाँ पर हैं, सिवाय एक सेल टैक्स ऑफिस के। तो मैं समझता हूँ यहाँ न तो ज़मीन की कमी है, न भवन की कमी है, न आवास की कमी है। प्रारंभिक दौर में जिस प्रकार से स्थापित करने में जो अड़चनें आती हैं, वो रानीखेत को जिला बनाए जाने के संबंध में वो अड़चनें बिल्कुल आने वाली नहीं है। तो इन सब बातों का मैं खुलासा करके उन्हें विस्तारपूर्वक समझाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि इसका मनन करेंगे। अगर वो रानीखेत के साथ अन्य जिले भी बनाए तो स्वभाव की बात है सबकी, अन्यथा अगर रानीखेत को ही बनाते हैं तब भी कोई संकट का विषय नहीं है। और रानीखेत को बनाए जाने के संबंध में मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग जो इसको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जो समझ जाएंगे कि रानीखेत वाकई में उसका गौरवशाली क्या इतिहास रहा है, वहाँ पर को वास्तव में किस प्रकार से आर्थिक समस्या का समाधान, आर्थिक समस्या का संकट पैदा नहीं हो सकता है। इस बात को जब समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग जो भी अपने अपने लिए जिले की मांग कर रहे हैं, वो वास्तव में ये रियलाइज़ करेंगे कि रावत जी ने अगर एक जिला उत्तराखंड में बनाया, रानीखेत बनाया है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसके लिए मैं निकट भविष्य में जाऊंगा। पहले तो मैं विस्तार से यही बात करना चाहूँगा कि 4 जिले जो निशंक जी ने घोषित किए उनको यथावत रखा जाए, अन्यथा एक गढ़वाल से एक उत्तराखंड से रखा जाए। अगर ज़्यादा ही वित्तीय समस्या है तो एक टीम बनाई जाए कि रानीखेत में जिला घोषित करने में कितनी वित्तीय समस्या का समाधान पड़ेगा। जहाँ तक वित्तीय समस्या है, जो हमने जानकारी की वो तो 30-40 करोड़ में जिला रानीखेत बन जाएगा। और दूसरी बात एक बात मैं आपको के संज्ञान में डालना चाहता हूँ, जो आपने बिक्री कर कार्यालय के बारे में कही है, तो रानीखेत के बजाय अल्मोड़ा में बिक्री कर का फुल फ्लेज्ड कार्यालय खुल चुका है। उसमें खंड 2 जो है वो रानीखेत के लिए है, और खंड 2 का कार्यालय भी उसी बिल्डिंग में स्थापित कर दिया गया है, इसके बजाय कि वो रानीखेत में स्थापित होना चाहिए था। इसी तरह से सब ट्रेजरी आपकी ट्रेजरी कर दी गई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आम जनता का इन 2 विभागों से ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें तो ऐसे विभाग चाहिए जिससे आम जनता जुड़ी है, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय है और सीडीओ कार्यालय है, चिकित्सा विभाग के कार्यालय हैं, जो आम जनता बिल्कुल जुड़ी हुई समस्याओं को लेके अपनी समस्या का समाधान कर सकती है। इस प्रकार के कार्यालय हमको चाहिए। अब सेल टैक्स विभाग है, उसमें व्यापारियों से मतलब है, व्यापारी लोग हफ्ते में 1 दिन बंद करते हैं अपनी दुकानें, वो लेबर एक्ट के अनुसार, तो वो तो कभी भी जा सकते हैं। नहीं, प्रश्न ये है कि जब कार्यालय रानीखेत के लिए, रानीखेत के उपमंडल का जो कार्यालय था वो अल्मोड़ा में तो स्थापित नहीं होना चाहिए था, उसने रानीखेत में ही स्थापित होना चाहिए। अभी तक ये तो शासनादेश के अंतर्गत की बात है, मुख्यमंत्री चाहें कभी भी कर सकते हैं। हाँ। और वित्त मंत्री चाहें वो भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर न भी करें, वित्त मंत्री के हाथ में भी है, क्योंकि वित्त विभाग के अंतर्गत ये विभाग आता है, तो वो कल ही को चाहें तो आदेश कर सकते हैं। इसमें बड़ी समस्या की बात नहीं है। और लेकिन मैं जनहित की समस्याओं को बात कर रहा हूँ, उस विषय को लेके जो भी कार्यालय हैं, वो कार्यालय मुख्यालय के रूप में जब तक स्थापित नहीं होते तब तक जिले का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। कार्यालय शिफ्ट करना अलग चीज़ है, और विधिवत जिला मुख्यालय के रूप में कार्य करना ये अलग चीज़ होती है। अगर यहाँ कार्यालय सेल टैक्स का स्थापित किया जाता है, तो बतवा उस कार्यालय में बैठने वाले अधिकारी को भी उसके सबऑर्डिनेट के रूप में बैठना पड़ेगा। और ट्रेजरी का जहाँ तक सवाल है, ट्रेजरी भी सब ट्रेजरी थी पहले, अब इनके द्वारा सब ट्रेजरी कर दी गई है। लोग समस्या से जूझ रहे हैं, कहाँ से लोगों की समस्या यहाँ हल होती थी, अब यहाँ खुद की समस्या का निवारण करने के लिए अल्मोड़ा जाना पड़ता है लोगों को। और फिर ट्रेजरी भी ऐसी है विभाग है, आम जनता का कोई मतलब रहता नहीं है। यदा कदा पेंशनर हैं या और किसी जिनका भी कुछ चंद लोगों का जो विभागों से कोई मतलब रहता है, जो कहते हैं भाई ट्रेजरी में जाइए, आप वहाँ से आप वेरिफिकेशन करके लाइए, तो चंद लोगों का वास्ता पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ आम जनता जिससे लाभान्वित हो, आम जनता की समस्याओं का निराकरण जिस विभाग से हो, वो विभाग खुलने चाहिए। वो ऐसे विभाग जो मुख्यालय में ही आकर समस्या, मतलब आपका कहना यह है कि जिला खुल जाए तो ये सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब चूँकि जिले का सवाल है, तो जिले का तो सभी
मुख्यमंत्री जी की कृपा जितनी जल्दी हो जाए अच्छा ही है, और इनके द्वारा अगर नहीं होता है तो फिर जो नए मुख्यमंत्री आएंगे उनसे टिकट कहेंगे। घोष में, उनसे आस लगा के बैठे हैं। उसका हमारे अलावा हम इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, क्योंकि खुद वो एक वित्त की समस्या बतला चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आंदोलन करने से अच्छा पहले उनसे मुलाकात कर लें, उनको स्पष्ट रूप से हम अच्छी हाँ तरह पांडे से- जी, एक बात हम समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया में आंदोलन तो चल ही रहा है, तो अब ज़मीनी आंदोलन की भी ज़रूरत है, ज़मीनी उसको आप लीड करें फिर से, ये ज़मीनी- हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, ज़मीनी आंदोलन के संबंध में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि पहले मैं अभी तक उनसे अच्छी तरह से आधा घंटा, 1 घंटा, 15-20 मिनट उनसे मैंने वार्तालाप नहीं की। मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं एक डेलीगेशन लेकर उसके बाद जाऊँ, 15-20 मिनट का समझ लूँ और विस्तार से उनको समझाऊँ राजनीति के बारे में। क्योंकि मैंने कहा, जैसे पहले कहा कि 1980 से उनका ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा यहाँ कितना बदलाव आ चुका है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो मैं उनको विस्तार से समझाना चाहता हूँ। अगर समझ में उनके बात आ गई ठीक है, हाँ, नहीं आई उन्हें तो ये भी बताइएगा कि यहाँ की जनसंख्या 2500 कम हो गई है शहर की। शहर की उसका कारण यही रहा है, यही पलायन रहा। हो रहा हाँ, है, पलायन हो क्योंकि यहाँ रोजगार, इवन व्यापारी उजड़ते जा रहे हैं, व्यापारी छोड़ के व्यापार छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जब आबादी नहीं होगी तो व्यापार नहीं होगा, आबादी नहीं होगी तो अन्य सब जितनी भी चीज़ें हैं सब आबादी से ही जुड़े हुए हैं। तो आबादी नहीं होगी तो इसीलिए आदमी अब जहाँ उसका रोजी रोटी का सहारा होगा वहीं जाएगा। पलायन करके जाएंगे लोग। तो यही सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। आज यहाँ का बच्चा जो है बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा है, उसका कारण यही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद।